जय हिंद प्यारे छात्रों, आज आप सभी देख रहे हैं 2024 बोर्ड में आने वाला बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर, जिसे खुद बोर्ड ने जारी किया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ही महत्वपूर्ण पेपर है ये। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सत्र 2023-24 यानी 2024 में आने वाला प्रश्न पत्र यही है, और इसको आपको अंत तक इस वीडियो को देख लेना है। इसी में से प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, पूर्णांक आपका 70 नंबर का रहेगा। मैं आपसे को बेसिक बता देता हूँ। समय अगर आप देखें तो 3 घंटे 15 मिनट दिया हुआ है, और यहाँ पे नोट करके दिया हुआ है। इसमें देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो 15 मिनट शुरुआत के आप उस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे। इसका सरकार ने अलग से टाइम दिया हुआ है, ठीक है। फिर दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जितने भी प्रश्न इस क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं उन सभी को आपको करना अनिवार्य है। क्योंकि प्यारे छात्रों, आप यदि कुछ भी लिख देते हैं क्वेश्चन पेपर के प्रश्न से आपका उत्तर मिलता जुलता है, तो सरकार आपको स्टेप मार्किंग पे नंबर दे देती है। इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। फिर अगला देखिए, आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। अगर आपको ज़रूरत है कि आप किसी भी आंसर का चित्र जानते हैं, फिगर जानते हैं, अगर आपको लगता है कि हम फिगर से और बढ़िया समझा देंगे, तो आप उस आंसर के साथ चित्र भी बना के चिपका सकते हैं या जोड़ सकते हैं, ठीक। अगला देखिए, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, और जितने भी प्रश्न हैं उन पर कितना नंबर मिलेगा ये देखिए उसके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर प्रश्न पहले पे देखते हैं। सभी विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो पहला है उसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। यानी जो फूल होता है, जो पुष्प होता है, उसका कौन सा भाग नर अंग होता है। तो आपसे को पता होगा कि जो पुमंग होता है प्यारे छात्रों, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो पुमंग है वही पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है पिता के लिंग गुणसूत्र से, ठीक है। आपको इसको एकदम तैयार कर लेना है। 2 क्वेश्चन आपने कर लिए और आपके देखिए 1-1 2 नंबर पक्के हो गए, ठीक। फिर देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, यानी जो जीनों में रूपांतरण कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप आजकल आप देख सकते हैं सब्जी वब्जी कितनी बड़ी बड़ी और कितनी जल्दी पैदा हो जाती है। ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग का ही कमाल है। रोगी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में चिकित्सा में, कृषि में, इन दोनों में या किसी में नहीं। तो आपका सही आंसर है इन दोनों में, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में दोनों में बराबर योगदान दे रही है, ठीक। फिर अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट को जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है। और इस प्रकार से आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं बहुविकल्पीय। 4 आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। मैं बार बार कह रहा हूँ, यही पेपर आपसे को वहाँ देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि खुद बोर्ड ने जारी किया है। आप लोग समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर दोनों है, ठीक। तो यहाँ तक आपके बहुविकल्पीय प्रश्न 4 हो जाते हैं 1-1 नंबर के। आप देखिए, जो आपका प्रश्न 2 आता है, प्रश्न 2 ये है अतिलघुत्तरीय प्रश्न। यानी अब आपके क्वेश्चन जो हैं वो अतिलघुत्तरीय शुरू हो जाते हैं। देखिए, क्लाइनफिल्टर तथा टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या लिखिए। तो यहाँ पे मैं आपसे को बता देता हूँ कि जो क्लाइनफिल्टर है इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ करके 47 हो जाती है, और जो टर्नल सिंड्रोम है इसमें 45 हो जाती है घट करके। टर्नल में एक घट जाता है और क्लाइनफिल्टर में एक बढ़ जाता है। तो आपसे इसको याद कर लेना है कि टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है और क्लाइनफिल्टर में 47 होती है। इतना आप समझ गए। फिर खा वाला देखिए, नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा
गुणसूत्रों का निर्माण करती हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों हो जाएगा समसूत्री विभाजन द्वारा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, नर जम कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। तो इसका जो आंसर है वो है समसूत्री विभाजन द्वारा नर जर्म कोशिकाएं शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। इतना आप समझ गए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विगुणित। क्या होती है? द्विगुणित। यानी आप कह सकते हैं कि परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित होती है, यानी 2n होती है। ठीक। फिर देखिए उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए को खंडों में तोड़ता है। तो डीएनए को खंडों में कौन तोड़ता है मेरे छात्रों? न्यूक्लिएज। देखिए डीएनए को खंडों में तोड़ता है एंडोन्यूक्लिएज, और अगर जोड़ने के बारे में पूछे तो उसको आप लिखेंगे क्या? लाइगेज। देखिए अगर डीएनए को खंडों में तोड़ने के बारे में कहे तो वो हो जाएगा एंडोन्यूक्लिएज, और अगर इसी में क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि डीएनए को के खंडों को या अणुओं को जोड़ता कौन है तो आप क्या बताएंगे? लाइगेज। ठीक। फिर देखिए समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार है। तो इसका आंसर आप सभी को ऐसे सुन लीजिए, थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आहार श्रृंखला के प्रथम पोषण स्तर पर प्राकृतिक जीवधारियों की संख्या अधिक होती है तथा दूसरे एवं तीसरे स्तर की ओर उनकी संख्या घटती जाती है। यानी अगर आप सही को समझाएं तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि जो प्राथमिक क्या होते हैं, जो प्राथमिक पोषण स्तर होता है, यानी जैसे जो ये होते हैं पौधे, ये प्राथमिक में आते हैं, प्रोड्यूसर्स में आते हैं, तो इनकी संख्या प्राथमिक पहले खाद्य श्रृंखला में पहला स्थान इन्हीं का हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो पौधों की संख्या कम होती चली जाएगी, उसमें फिर जानवर जीवधारियों की बात आती चली जाएगी। अब चूंकि पौधे को मान लीजिए टिड्डी ने खाया, तो टिड्डी को किसने खा लिया? इसने खा लिया छिपकली ने, छिपकली को सांप ने खा लिया, सांप को चील ने खा लिया। तो इस तरीके से पौधों की संख्या घट करके और लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से आपको मैंने एक एक नंबर के क्वेश्चन बता दिए। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न 2 था ये भी पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो कि लघुत्तरीय प्रश्न है, लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय 2 वाला था, अब तीसरा जो प्रश्न है वो है लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। अब भाई देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण, इसको तो आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि आप देख सकते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे छात्रों, पूरे 2 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाला है। तो पक्षियों में जो लिंग निर्धारण होता है उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए पक्षियों के लिंग का निर्धारण सेक्स क्रोमोसोम ZZ, देखिए पक्षियों का जो लिंग निर्धारण होता है इसमें ZZ, ये देखिए ये 2 क्रोमोसोम होते हैं ZZ, इन्हीं के द्वारा होता है। देखिए अब अगर आपसे इसी में पूछ ले कि कोई नर पक्षी कब बनेगा और मादा पक्षी कब बनेगा, तो आप क्या बताएंगे? यदि नर का शुक्राणु मादा के जेड से मिलता है, यदि नर का शुक्राणु मादा के जेड से मिलता है तो ZZ युग्मनज बनता है, जिससे नर संतति उत्पन्न होती है। यानी अगर नर पक्षी का जो शुक्राणु है वो मादा के जेड अंडाणु से मिल जाए तो क्या हो जाएगा? तब नर वाला बच्चा पैदा होगा, यानी नर पक्षी पैदा होगा। लेकिन अगर नर का शुक्राणु मादा के डब्लू वाले अंडाणु से मिल जाए तो ZW युग्मनज बनेगा और मादा पक्षी पैदा होगा। तो इस प्रकार से आपने पक्षियों में लिंग निर्धारण भी जान लिया। फिर अगला क्वेश्चन है, वाटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो भैया देखिए इस पर हम अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बना देंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। वैसे मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो वाटसन और क्रिक थे, इन्होंने यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार का डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। देखिए ऐसे इस प्रकार से इसमें
ऐसे ऐसे द्विकुंडलित होता है डीएनए और आरएनए होता तो एक ही कुंडलित होता। तो डबल हेलिक्स का इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया था। बस इन्होंने क्या किया था, 3D मॉडल दिया था। कैसा मॉडल दिया था प्यारे छात्रों, 3D मॉडल दिया था। ये देखिए इस प्रकार से इन्होंने क्या किया था, 3D मॉडल दिया था ऐसे। तो बस आपको ऐसे ही बना देना है और आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए कितना ही आसान है। वाटसन और क्रिक ने 3D मॉडल डीएनए का दिया था। पहले आप ऐसे ऐसे द्विकुंडलित बना लीजिए, फिर उसको ऊपर से मोटा कर दीजिए और इसका ये देखिए बीच की दूरी 20 एंगस्ट्राम होती है, ये सब आप लिख दीजिए। ये 3.4 एंगस्ट्राम होता है। ऐसे इस प्रकार से लिख देंगे और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहें तो ले लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे छात्रों। देखिए घ नंबर क्वेश्चन है, आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे। देखिए मान लीजिए ये आम का पौधा है, आम का पेड़ है मान लीजिए इस प्रकार से। अब इस पे कोई एक और पौधा जिसका नाम है आर्किड, ये इसके ऊपर उग रहा है। तो इसका जो क्या कहते हैं परस्पर क्रिया है वह सहभोजिता होती है। क्या होती है, सहभोजिता। यानी कि ये जो आर्किड पौधा होता है ये आम से पोषक तत्व तो लेता है, खुद तो बढ़ता ही है, लेकिन इसके द्वारा आम के पेड़ को कोई फायदा नहीं होता है। यानी एक का लाभ होता है लेकिन दूसरे का हानि नहीं होता है और ना ही लाभ होता है। इस क्रिया को सहभोजिता कहते हैं। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि आर्किड पौधा आम की शाखा पे उग रहा है, इस क्रिया को सहभोजिता कहते हैं। क्योंकि आर्किड जो पौधा है वो आम से तो पोषक तत्व तो खींच रहा है लेकिन आम के पेड़ को इससे किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको बता देना है और आपके 2 नंबर ये देखिए पक्के हो जाएंगे। ठीक, फिर आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का, एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरेख की निरूपण कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि जो पारितंत्र यानी जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें जो अपघटन चक्र होता है, अपघटन मतलब क्या होता है, किसी चीज को तोड़ देना, तो उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, मैं पूरे सोल्यूशन के साथ इसका पूरा हैंड रिटन नोट्स आपसे को प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर अगला चौथा क्वेश्चन देखिए, लघुत्तरीय प्रश्न। अभी देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन था लघुत्तरीय प्रश्न 1, अब चौथा क्वेश्चन क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न 2। इसमें देखते हैं। देखिए लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आपका पहला चैप्टर से प्रश्न लिया गया है। देखिए मैं शुरू से आपसे को बता रहा हूँ, अभी तक जितने वीडियो बायोलॉजी पे बनाए हैं मैंने, उसमें मैंने आपसे को बताया था कि जो पार्ट 1 होता है उससे हमेशा से कई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि पहला पार्ट और आखिरी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको पहला पार्ट जो आपका आवृत्तबीजी पौधों में लैंगिक जनन है उसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो आप ऐसे मोटा मोटा समझ लीजिए कि लघु बीजाणुधानी जो होती है वो जब परागकण बच्चे होते हैं यानी विकसित नहीं होते हैं तो वो जहाँ होते हैं उनको लघु बीजाणुधानी कहते हैं। ठीक, फिर जैसे ही परागकण परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वही लघु बीजाणुधानी क्या हो जाती है, गुरु बीजाणुधानी में बदल जाती है। तो मैंने आप सभी को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की है। आगे आप अच्छे से अपनी कॉपी या जहाँ से आपने पढ़ाई की है वहाँ से आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताएं कि यह क्यों सही नहीं है। तो भैया देखिए महिलाओं को दोष इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि महिलाओं के पास जो अंडाणु होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं, वो दोनों XX अंडाणु होते हैं महिलाओं के पास, और पुरुष के पास एक Y होता है और एक X होता है। तो भैया बताइए जब उसके पास दोनों XX ही हैं तो उसको दोष क्यों दिया जाए। भाई पुरुष का ही इसमें पूरा दोष होना चाहिए, क्योंकि पुरुष का अगर YX से मिलेगा, मान लीजिए ये इससे मिलेगा तो क्या होगा, लड़का होगा। अगर YX से मिलेगा तो लड़का होगा, लेकिन अभी पुरुष का X और महिला का X अगर मिल गया तो XX मिला के क्या बन जाएगा, लड़की बन जाएगा। तो आप बताइए महिला का दोष कैसे हुआ, पुरुष का ही हुआ ना। तो इसी को आप बना के लिख देंगे कि महिलाओं का इसमें कोई दोष नहीं होता है, यह सर्वथा अनुचित है। और पुरुष के पास
वाई और एक्स होते हैं, जबकि महिलाओं के पास दोनों गुणसूत्र एक्स एक्स ही होते हैं, तो उसका कोई भी दोष नहीं होता है। पुरुष का अगर वाई मिलता है एक्स के साथ तो लड़का होता है, अगर पुरुष का भी एक्स और मादा का एक्स मिलता है तो लड़की होती है, इसलिए महिला को दोष नहीं देना चाहिए। बस आपको इतना सा बता देना और आपको 3 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे। फिर देखिए, एक संकर क्रॉस का उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, मेंडल साहब ने बताया था प्रभाविता का नियम, यानी इनका जो दूसरा नियम था उसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंट। उसमें क्या होता है कि उसमें 2 बीजों का उन्होंने क्रॉस कराया था, एक बौना पेड़ था और एक लंबा पेड़ था। तो उन दोनों का जब क्रॉस कराया था तो उससे पहला वाला जो उनका नियम निकल के आया था कि सभी पेड़ क्या हुए थे, लंबे हुए थे, यानी कि 2 पेड़ बने थे, दोनों क्या हुए थे, लंबे बने थे। ठीक, और एक पेड़ लंबा था तथा एक पेड़ एकदम अलग हाइब्रिड बन गया था। फिर इनसे जो बीज निकला उसको उन्होंने फिर से क्रॉस कराया तो क्या हुआ, 2 पेड़ लंबे बने और एक पेड़ छोटा बना। 2 पेड़ लंबे बने तो और एक पेड़ छोटा बना, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, मेंडल का दूसरा नियम हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको हटा दें, इन्हीं दोनों तक सीमित रखें, तो ये मेंडल का पहला नियम हो जाएगा, प्रभाविता का नियम हो जाएगा कि एक बौने वाले बीज से जो पेड़ बना और एक लंबे वाले बीज का जब उसका क्रॉस कराया उन्होंने तो दोनों लंबे पेड़ ही बने थे, यानी लंबे वाले ने अपने प्रभाव से छोटे वाले को दबा दिया और दोनों पेड़ लंबे ही बने, तो यही इनका प्रभाविता का नियम हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग। देखिए, एक छोटा पेड़ लिया, एक बड़ा पेड़ लिया, इसका जब क्रॉस कराया तो दोनों पेड़ कैसे बने, लंबे बने, यानी ये जो लंबा वाला पेड़ था ये वाला, इसने इसके छोटे वाले के गुणों को दबा दिया, तो भाई प्रभावित कर दिया कि नहीं। तो यही इसमें आपको बताना है प्रभाविता के नियम में। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन और क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमिक नेरेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया इसकी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जहाँ से भी आप चाहें तो इसको ढूंढ करके इसका आंसर जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब समय बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपसे को चाहता हूँ कि पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ, है ना। ये देखिए, फिर आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 5वां प्रश्न जो है 3 नंबर के लिए आपका, इसमें देखिए, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं मलेरिया परजीवी का भी चित्र बनाना आपसे को सिखा दूंगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखे हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको जरूर से जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सभी के सभी चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, अगला प्रश्न है, जैविक जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की। तो देखिए भैया, जीव विज्ञान ने हमारी सहायता इस प्रकार से की कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने शरीर से संबंधित सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमको पता रहता है कि हम अगर अपना हाथ अच्छे से धुल के खाना खाएंगे, हमेशा नहा लेंगे और साफ सफाई वाले माहौल में रहेंगे तो हम संक्रामक रोगों से बच जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हमको कोई रोग हो गया तो हम दूसरे को छुएंगे नहीं, या किसी को रोग हो गया है तो हम उससे अपने आप को छूने नहीं देंगे, थोड़ी उचित दूरी बनाएंगे। और अगर कोई बीमार होता है तो उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें कहाँ से हुआ, जीव विज्ञान पढ़ने की वजह से हुआ ना। तो इसीलिए जीव विज्ञान के अध्ययन की वजह से हमें संक्रामक रोगों से नियंत्रण के उपाय बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। तो इसका आप आंसर इसी तरीके से लिख दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं। देखिए, उर्वरक मतलब ही होता है कि एक शक्ति प्रदान करना। मान लीजिए कि आपकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, एक हिसाब से उदाहरण ले लीजिए, अब आपने कोई टॉनिक पी ली, हॉर्लिक्स पी लिया, तो आप अचानक से लंबे हो गए इसे। तो शुरुआत में तो आपको अच्छा लगेगा कि आप बहुत जल्दी लंबे हो गए, लेकिन बाद में क्योंकि वो आपका नेचुरल प्रोसेस नहीं था, वो आपने दवा खाई थी इसलिए लंबे होते, तो बाद में उसके साइड इफेक्ट बनते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जो जैव उर्वरक होते हैं, फर्टिलाइजर होते हैं, वो जब हम उनको मृदा में डालते हैं तो बहुत अच्छी पैदावार होती है फसल की एकदम। मान लीजिए अगर 1 कुंटल बीघे गेहूँ हो रहा था तो 10 कुंटल बीघे, एक ही बीघे में 10 कुंटल गेहूँ हो जाएगा उर्वरक की वजह से। लेकिन
भाई मैंने बताया कि साइड इफेक्ट भी होता है, तो उसी प्रकार से साइड इफेक्ट होगा और धीरे धीरे आपकी जो भूमि है वो बंजर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे कि वो टॉनिक की तरह काम करता है और बहुत ही ज़्यादा पैदावार बढ़ा देता है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख दीजिएगा। ठीक, फिर अगला प्रश्न है वैक्यूलो वायरेसिस क्या है। तो वैक्यूलो वायरेसिस, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा क्योंकि ये भी आपका 1.5 नंबर का प्रश्न है। और फिर आते हैं छठे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। देखिए पीसीआर उसको कहते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति जब बिल्कुल बेहोश हो जाता है, उसकी दिल की धड़कन वड़कन सब बंद हो जाती है, तो डॉक्टर कभी कभी क्या करते हैं, उसके मुंह में मुंह लगा करके फूंकते हैं और उसका सीना ऐसे दबाते हैं, पंप करते हैं, तो चांस रहता है कि वो जो व्यक्ति है संक्रमित है वो बच जाता है। ठीक है, और ये ज़्यादातर पीसीआर काम आता है जिसको बिजली का झटका लगता है। चूंकि बिजली का झटका बहुत तेज लगा तो इंसान की धड़कन बंद हो जाती है, हार्ट अटैक वाली सिचुएशन आ जाती है, तब डॉक्टर पीसीआर देता है, अपना मुंह उस मरीज के मुंह में लगा के फूंकता है सांस और उसके बाद में उसके सीने को दबाता है, तो इसमें कुछ चांस रहते हैं उसके बचने के। ठीक, तो आप इस तरीके से पीसीआर लिख दीजिएगा। फिर दूसरा है प्रतिबंध एंजाइम। तो प्रतिबंध एंजाइम जो होता है ये होता है आणविक कैंची। प्रतिबंध एंजाइम को कहते हैं आणविक कैंची, मतलब ये अणुओं को काटने वाली कैंची है। तो आपसे अभी मैंने शुरुआती जो क्वेश्चन दिखाया था कि डीएनए के अणु को काटने का काम कौन करता है टुकड़ों में, तो आपने एंडोन्यूक्लियेज कहा था ना, तो एंडोन्यूक्लियेज जो है वो प्रतिबंध एंजाइम ही है। ठीक है, तो ये डीएनए को अणुओं को काटते हैं। तो प्रतिबंध एंजाइम में आप क्या लिख देंगे कि ये आणविक कैंची है। ठीक, प्रतिबंध प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, आणविक कैंची होता है। ठीक, फिर देखिए जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। तो इसको भी आप लिख दीजिएगा कि जैव प्रौद्योगिकी की वजह से हमने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना ली हैं कि हमको खेती में बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, बहुत जल्दी हमारी फसलें तैयार हो जाती हैं, फसलों में कीड़े बहुत कम लगते हैं, फसलों में वजन आ रहा है। इस तरीके से बना के लिख दीजिएगा। फिर परजीवी जंतु, परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। तो परजीवी जंतु वो हैं जो दूसरे के ऊपर रह के अपना काम करते हैं। जैसे मान लीजिए दलहनी फसल जो होती है उसकी जड़ों में बैक्टीरियम राइजोबियम होता है, एक कीड़ा यहाँ पे उनकी जड़ों में, ऐसे इस प्रकार से। तो वो क्या करता है, वातावरण से नाइट्रोजन जो होता है उसको लेता है और इसको दलहनी फसल यानी दाल वाले पौधों को देता है और पौधा विकास करता है और उसके साथ साथ वो पौधा इसको खाने पीने के लिए बढ़िया पोषक तत्व देता है। तो इस प्रकार परजीवी जंतु को मैंने आपको समझा दिया और उदाहरण भी आपको दे दिया, दलहनी फसल और बैक्टीरियम राइजोबियम का। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादन एवं अपघटन। उत्पादन का मतलब होता है किसी चीज को बनाना, किसी चीज का निर्माण करना, और अपघटन मतलब होता है उस चीज को तोड़ना। ठीक, तो इस प्रकार आप अंतर लिख दीजिएगा। परजीविता एवं सहभोजिता में क्या अंतर है। तो परजीविता में क्या होता है कि एक जंतु दूसरे के ऊपर रहता है और उसके पोषक तत्वों को इस्तेमाल करता है और कुछ बहुत लाभ दूसरे को ही पहुंचाता है। लेकिन जो सहभोजिता है उसमें एक व्यक्ति का तो लाभ होता है लेकिन जो उसके ऊपर रह रहा है उससे, जैसे मान लीजिए ये कोई पेड़ है, इसके ऊपर कोई और पेड़ ऐसे उग गया, तो इस सहभोजिता में क्या होता है, इस पेड़ का पोषक तत्व ये वाला पेड़ तो ले रहा है लेकिन इस वाले पेड़ का इस वाले पेड़ से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो इस क्रिया को सहभोजिता कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप लोग देख लीजिए। प्रश्न 7 है, ये देखिए 5-5 नंबर के क्वेश्चन। अब आपसे को दीर्घ उत्तरीय में देखिए सभी प्रश्न 5-5 उत्तर के। मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्रित वर्णन कीजिए। तो मैंने मनुष्य का नर जनन तंत्र का वीडियो बनाया हुआ है जिसपे 17,000 व्यूज हैं, 17,000 बच्चों ने देख लिया है। अगर अभी आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर जा करके देख लीजिएगा और आपसे के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। फिर अगला है इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं। तो इसमें शुक्राणु शुक्रवाहिका में होते हैं। कहाँ होते हैं, शुक्रवाहिका में संचित होते हैं, शुक्रवाहिका में शुक्राणु संचित होते हैं। ठीक, फिर अथवा में करके दिया हुआ है पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं सभी के लिंक दे दूंगा सीरियल से। ठीक,
फिर 8वां क्वेश्चन, आनुवांशिक कोड क्या है, इसकी मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अथवा में है, जैव विकास किसे कहते हैं, भौगोलिक कालों में होकर पादपों का विकास निश्चित वर्णन कीजिए। तो इन सब क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं सारे क्वेश्चन तो पढ़ के सुना ही दूं। पादपों की जाति विविधता 22% से 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? अब जंतुओं में विविधता तो मिलेगी ही, क्योंकि जंतु अपने जीवित रहने के लिए अनेक प्रकार से ढल जाते हैं, कहीं भी सेट हो जाते हैं, तो इसलिए उनमें तो विभिन्नता मिलेगी। ऐसे ही प्रकार से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा। फिर अथवा में किसी भौगोलिक क्षेत्र की जाति क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो जाति क्षति का मुख्य कारण आप जानते ही हैं कि शिकार होता है आजकल, और एक इंसान दूसरे इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, एक इंसान जानवर को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उनका शिकार कर लेता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर भी लिख देंगे। तो प्यारे छात्रों, इसी तरीके से हमने आप सभी को पूरा का पूरा 2024 बायोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जिसे बोर्ड ने जारी किया था, उससे हमने सॉल्व करा दिया है। तो अगर आपने यह वीडियो अंत तक देख लिया है तो अब इसको लाइक भी कर दीजिए, फटाफट शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे जल्द किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउ डी संजीव सर एजुकेशनल। गुड बाय।